मिशन योजना 1946। इस मिशन के सभी सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के थे। ब्रिटिश कैबिनेट के थे। इसीलिए इस योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। ठीक है। समझ में आया ना? ठीक, देखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो मैं बताया था कि आपको विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका अनंत काल तक शासन करने का सपना था, परंतु 1945 के बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जिसका इंपैक्ट दिखाई देता है कि क्लेमेंट एटली के सामने चर्चिल हार गए। एटली के सामने चर्चिल हार गए। क्लियर है? और फिर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना भारत में आया। याद रखना, 23 मार्च 1946। ये 3 सदस्यीय योजना था। 3 सदस्यीय, याद रखना, 3 मेंबर आपका कहीं ना कहीं ये योजना था। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, क्लियर है? तो एक सदस्य तो कॉपी पेस्ट होगा, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टोफर्ड क्रिप्स। और ये तीनों किसके कैबिनेट के मेंबर हैं? तो याद रखना बेटा, आपका क्लेमेंट एटली। दूसरा याद रखना, ए बी एलेक्जेंडर। ए बी एलेक्जेंडर। और तीसरा याद रखना, सर पेंथिक लॉरेंस। लॉरेंस। तो इसके अध्यक्ष थे ना, इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? सर पेंथिक लॉरेंस। और 2 अन्य सदस्य थे। तो 2 अन्य सदस्य में कौन है? सर स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। याद रहेगा? सर स्टोफर्ड क्रिप्स वो पुराने मेंबर है, उसको अन्य सदस्य में फिर से शामिल कर लिया गया, जबकि सर पेंथिक लॉरेंस और ए बी एलेक्जेंडर, सर पेंथिक लॉरेंस के अध्यक्ष चुने गए और ए बी एलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य में स्टोफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। ओके। इस योजना का गठन 23 मार्च 1946 में हुआ। यह 3 सदस्यीय योजना थी। क्योंकि ये मिशन में जितने भी सदस्य थे वो सब, याद रखना, इटली के कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इस योजना को कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। इसने अपना रिपोर्ट दिया 16 मई 1946। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगा और इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? पहले इसको लिखिए फिर आगे बताओ। लिखिए पहला पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना, इसका गठन 23 मार्च 1946। 23 मार्च 1946। ये 3 सदस्यीय योजना थी। पॉइंट कर करके लिखना बेटा, है ना? 3 सदस्यीय योजना थी। जिसमें अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस
हो गया, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, और याद रखना बेटा एबी एलेक्जेंडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बाद संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं सिफारिश। मई 1946 को इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इस योजना ने। और इस रिपोर्ट में जो सिफारिश थी उसमें पहला जो प्रावधान रखा गया वो कहा गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा होगी जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण होगा। ओके डियर, हाँ तो बोलो संविधान सभा क्या होता है जी सीजन? है उमा, उमा नाम है ना आपका, क्या नाम है? कांति, सॉरी कांति, हाँ चलो बोलो। नहीं पता तो नहीं पता बोल के पास करना है, ठीक है। कोई यहाँ इंसल्ट नहीं करूंगा मैं, आपको घबराने का बात नहीं है कि डांटूंगा इंसल्ट। क्या होता है संविधान सभा? आए बंद कर दो भाई दोनों फैन को यार। ठीक बैठो तीनों। क्या होती है? हाँ संविधान से हमारे द्वारा लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो गुड, लोकसभा राज्यसभा ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। संविधान सभा क्या होगी? तो संविधान सभा लोगों का समूह होगा। सभा मतलब जनता के द्वारा चुने हुए लोगों का समूह, जनता के प्रतिनिधि का समूह। इस सभा होगी जिसका काम क्या होगा? संविधान का निर्माण करना। तो संविधान बनाना है तो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और संविधान सभा में वो सदस्य होंगे जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो। अब भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है, मतलब 1 अरब 41 करोड़ जनसंख्या है। अब सबको बुलाकर सबसे पूछ तो नहीं सकते, आज की बात कर रहा हूं कि नहीं भाई तुम बता दो कैसे बनाएंगे संविधान, तुम बता दो तुम बता दो तुम बता दो। ऐसा ना करके क्या किया गया, पूरे देश के कुछ लोगों को चुना गया जो उतने सारे लोगों का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधि कर, और उनको मिलाकर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसी संविधान सभा के द्वारा क्या बनाया जाएगा? संविधान। ऐसा कौन बोल रहा है? कैबिनेट मिशन यूनिट। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो बोला गया, ये बोला गया कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या होगी 389, और ये 389 ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे। मतलब संपूर्ण भारत के सदस्य होंगे। तो ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत दोनों के सदस्यों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? संविधान सभा। कितने सदस्य चुने जाएंगे? 389। पहला प्रावधान कहा गया कि संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा होगी। तो संविधान सभा क्या होता है? तो लोगों का ऐसा समूह जिसमें लोग ना होकर लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। और प्रतिनिधि क्या करेंगे? संविधान का निर्माण करेंगे, इसलिए संविधान सभा।
और ये संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रांत और प्रिंसली स्टेट से चुने जाएंगे। क्लियर? जिसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव होगा और प्रिंसली स्टेट के राजा या महाराजा चाहे तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी भेज सकते हैं, या तो राजा महाराजा स्वयं आ जाए या चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं। इनका चुनाव नहीं हो, चुनाव किसका होगा? ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव होगा। आई कम वंस अगेन। क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के सदस्यों के द्वारा जो मिशन भारत आया उसको कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। 1946 23 ऑफ मार्च चालू कर दे 23 मार्च 1946 को इस योजना का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे सर पेंथिक लॉरेंस, जबकि अन्य सदस्य में आपका स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसने 16 मई तो आपका 1946 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कुछ सिफारिशें की, जिसमें पहला पॉइंट था संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और यही संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे इनकी संख्या होगी 389 और ये 389 सदस्य पूरे भारत अर्थात ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के सदस्य होंगे। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट के सदस्य होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश इंडिया के सदस्यों का चुनाव होगा, जबकि देशी रियासत के राजा या महाराजा चाहे तो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी भेज सकते हैं। क्लियर? तो जो चुनाव होगा उसमें सीटों का आवंटन होगा। उसमें हिंदू, मुस्लिम और याद रखना सिख, सामान्य मुस्लिम और सिख प्रतिनिधि होंगे। सामान्य मुस्लिम या सिख प्रतिनिधि होंगे। सामान्य मुस्लिम या सिख वर्गों में बांटा गया होगा। ओके। प्रांतीय विधानसभा स्टेट, क्या बोला? स्टेट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलो। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाएगा, इन लोग वोट देंगे। मतलब ये चुनाव डायरेक्ट ना होकर कैसा होगा? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और ये चुनाव कैसा होगा? तो जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य हैं ये चुनेंगे। मतलब जनता किसको चुनेगी? पहले प्रांतीय विधानसभा के सदस्य को। समझ में आ रहा बात? और ये फिर किसको चुनेंगे? संविधान सभा के सदस्य को। है कि नहीं जी? जैसे आज हम लोग लोकसभा के सदस्य चुनते हैं और लोकसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। क्लियर हुआ ना? तो संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे। ये चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। बोलो 4 से 5 पॉइंट बोला, समझ में आया क्या? आई कम वंस अगेन। पहला मैं बोला संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। संपूर्ण भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट में बोला कि ये जो संविधान सभा के सदस्य होंगे इनकी कुल सदस्य संख्या होगी 389। वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 389 मेंबर जो होंगे ये संपूर्ण भारत से चुने जाएंगे, याद रखना ब्रिटिश प्रांत और याद रखना देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव होगा, जबकि देशी रियासत के राजा या महाराजा चाहे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी भेज सकते हैं। संविधान सभा में किसी को भी भेज सकते हैं। क्लियर? ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट होगा और किनके माध्यम से होगा? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से, अर्थात जनता प्रांतीय विधानसभा के सदस्य को चुनेगी और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य किसको चुनेंगे? क्लियर? याद रहेगा? पक्का? हाँ तो बोलो पक्का ना? ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो 389 में लिखवाऊंगा लास्ट में, अभी देखते जाओ ना। 389 में जो चुनाव होगा वो ब्रिटिश इंडिया
और प्रिंसली स्टेट के मेंबर का चुनाव होगा। ब्रिटिश इंडिया जो था ये 11 प्रांतों में बटा था, 11 प्रोविंस थे, 11 प्रोविंस। मतलब ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? 11। और इस 11 में 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे, जबकि 4 सदस्य क्या था? चीफ कमिश्नरी एरिया था, ऐसा क्षेत्र जहां कमिश्नर के माध्यम से शासन होता था। क्लियर? उसको क्या बोलते थे? सीसीए, चीफ कमिश्नरी एरिया। ब्रिटिश प्रांत, इनकी संख्या कितनी थी? 11। 11 प्रांत थे। मैं बताया था जिसमें 6 में द्वैत शासन लागू हुआ था, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था, बताया था ना। तो ऐसे 11 प्रांत पूरे भारत में थे। इस 11 प्रांत से 292 सीट जो होगा वो चुना जाएगा, और 4 ऐसे क्षेत्र होंगे जो चीफ कमिश्नरी एरिया से होंगे। इनके सदस्य में 292 आपका कहां से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी एरिया, जिसमें चारों के नाम याद रखना है, ए, बी, सी और डी। ए अजमेर, क्या बोला? अजमेर मेवाड़, ये पहला चीफ कमिश्नरी एरिया। दूसरा बी बलूचिस्तान, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। सी से कुर्ग, कुर्ग मतलब कर्नाटक, और डी से दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नरी एरिया होंगे। ठीक। टोटल ब्रिटिश इंडिया से कितने लोग चुने जाएंगे? 296। और 296 से ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग? 292। और 292 में कितने लोग कमिश्नरी एरिया? 4। 4 में कौन कौन? तो अजमेर मेवाड़, अजमेर और मेवाड़। दूसरा बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। सी से क्या है? कुर्ग, कुर्ग मतलब कर्नाटक, कृष्णा नदी का उद्गम है कुर्ग, बताया था ना। और डी से याद रखना दिल्ली। 4 कमिश्नरी एरिया होंगे। ठीक। 4 सदस्य कमिश्नरी एरिया से चुने जाएंगे, जबकि 292 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांत। इस प्रकार से 296 पूरे ब्रिटिश इंडिया से चुने जाएंगे। क्लियर है? याद रहेगा भैया? तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि 296 सीट पर चुनाव होगा, और वो भी इनडायरेक्ट होगा, है ना? हाँ तो बोलो। और बाकी जो है हमारा देसी रियासत 93 सीट, 93। यहां से कितना? 296। और यहां पर कितना? 93। तब तो होगा बेटा 389। तो ये तो डायरेक्ट होंगे, ये मनोनीत सदस्य है। जैसे आज हेमा मालिनी को बैठा दिए, तो चूंकि वो कला के क्षेत्र में क्या थी? पारंगत थी, तो हेमा मालिनी को बैठा दिया राज्यसभा। जैसे सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, इन लोग का चुनाव नहीं हुआ, इन लोग को इनकी योग्यता के आधार पर बैठा दी। तो राजा महाराजा चाहे तो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बैठा सकते। आज जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो उसमें कोई लोग चुनाव जीत कर जाते हैं, और कई लोग क्या होते हैं? डायरेक्ट नॉमिनेट होते हैं। तो 93 नॉमिनेट होंगे, इसमें चुनाव होगा। और मैं बोला चुनाव कैसा होगा डियर? तो चुनाव होगा सर 296 सीट पर होगा ना। और 296 सीट में मैं बताया था, एक तो जनरल होगा, सामान्य, बताया था ना जी। दूसरा मुस्लिम होगा ना, और तीसरा सिख होगा। तो जनरल 213 लोग थे। जनरल सीट कितनी थी? 213। जबकि आएगा 79 ये मुस्लिम सीट। ठीक। 213 79 हो गया क्या? 213 और 79। और 4 सीट क्या थी? सिख लोगों को आवंटित थी। इस सब डेटा को याद रखना बेटा, क्वेश्चन बना के पूछता है। इस सब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होंगे, इनके द्वारा चुने गए सदस्य होंगे। क्लियर? याद रहेगा बेटा? क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां तक चीजों को समझो। ये है आपका कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, देखिए लिखिए कैबिनेट मिशन योजना में सिफारिश।
सिफारिश। सिफारिश में पहला पॉइंट, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाए, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। हो गया। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होगी। 389। ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासत से चुनकर आएंगे, ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासत से चुनकर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया के सदस्यों का चुनाव होगा। ब्रिटिश इंडिया के सदस्यों का चुनाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देसी रियासत के राजा या महाराजा अपने किसी भी प्रतिनिधि को नॉमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अगला पॉइंट, ब्रिटिश इंडिया के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। ब्रिटिश इंडिया के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाएंगे, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 389 सदस्य में 296 ब्रिटिश इंडिया से, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से और 296 ब्रिटिश इंडिया से, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से। ठीक। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी एरिया से चुने जाएंगे। देख लो, इसको कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा समझ लो। ये भारत है डियर, देखिए तो भारत 2 हिस्सों में बटा है। एक तो देसी रियासत
565 देसी रियासत था कुल, है कि नहीं। जबकि ब्रिटिश इंडिया जो है ये दो हिस्सों में बटा है, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक चीफ कमिश्नरी एरिया। ब्रिटिश इंडिया में टोटल 11 प्रांत है, 11 क्या है, प्रांत है। इस 11 प्रांत से 292 सदस्यों का चुनाव होगा और 4 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, चीफ। जैसे आज भारत में 28 राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8, वैसे ही है ना, 28 राज्यों में चुनाव होगा और 8 कहां से चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। वैसे 292 सीटों पर क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत से सदस्य चुने जाएंगे और 4 सदस्य कहां से, चीफ कमिश्नरी एरिया। इस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में कितने सदस्य, 296। जबकि देसी रियासत में कितने मेंबर, 93 मेंबर चुने जाएंगे। 93 मेंबर कहां से, देसी रियासत, लिखते जाएंगे। चीफ कमिश्नरी एरिया से 4 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें पहला लिखेंगे अजमेर मेवाड़, ABCD लिखना है वैसे ट्रिक बना के। ए से अजमेर मेवाड़, बी से बलूचिस्तान, ब्रैकेट में लिख लो बेटा पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान है। तीसरा लिखेंगे सी से कुर्ग, कुर्ग मतलब कर्नाटक, कुर्ग मतलब कर्नाटक। और चौथा लिखेंगे दिल्ली। हो गया। अब चुनाव हुआ बेटा तो सीटों का आवंटन होगा, ठीक है। तो लिखोगे अगला पॉइंट, सीटों में सामान्य सीट 213, ऐसे लिखोगे हायरार्की में। चुनाव होगा जो 296 सीट का होगा, लिखो चुनाव 296 सीटों का होगा, जिसमें 213 सीट जनरल है, सामान्य है। दो 213 सीट, जबकि 79 मुस्लिम सीटों पर होगा चुनाव और सिखों को 4 सीटों का आवंटन होगा। हो गया। अगला हेडिंग इसी में लिखोगे जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946, ठीक। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसका परिणाम आया बेटा ठीक, जुलाई अगस्त 1946 इसमें चुनाव हुआ। कितने सीटों पर चुनाव हुआ बेटा, तो 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को और अदर को तो 213 सीट था जनरल, 208 सीट किसको मिल गया, आईएनसी को। 79 में 73 इनको मिल गया और अदर को याद रखना 15 सीट मिली। लिखो इसको, चुनाव का रिजल्ट है ना कि 213 में 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ले गई। मतलब सबसे ज्यादा सदस्य कहां के थे, नेशनल कांग्रेस, जिसने संविधान सभा को बनाया। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस के दिख रहे हैं, 208 सदस्य। 79 में 73 मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम लीग के, और अदर जो है 15। पूरा लिखना बेटा ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर ये मुस्लिम लीग, मुस्लिम सदस्य नहीं है, मुस्लिम लीग है, पार्टी है। दो बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और जो अन्य छोटे छोटे राजनीतिक पार्टी थी जिन लोग निर्दलीय लड़ते, समझ गए ना। जैसे आज पार्षद चुनाव होता है तो कांग्रेस, भाजपा, और फिर कोई झाड़ू छाप, कोई तोता छाप, कोई फिर आपका पतंग छाप, आटो छाप, ये सब छोटा। तो अदर कितने सदस्य हैं, 15। ओके डियर, ठीक। इसीलिए आलोचना होती है कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही क्या थी, कांग्रेस। आलोचना क्यों होती, समझ में आया, लिखो।
आलोचना करके लिखो। कांग्रेसी संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, ऐसी आलोचना करते हैं लोग। हाँ विकास, हाँ भाई, हाँ ठीक। कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही क्या है, कांग्रेस। ठीक, नोट करके लिखेंगे, नोट करके। अगला पॉइंट, सांप्रदायिक संविधान सभा क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से ये हुआ है। संविधान सभा का गठन किससे हुआ है, निर्वाचन, इसलिए इसको सांप्रदायिक संविधान सभा कहा गया। सांप्रदायिक संविधान सभा कहा गया क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से इसका गठन हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट, संविधान सभा के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। संविधान के निर्माण में वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिख लो, कभी कोई पूछेगा, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे, सॉरी, मुस्लिम जो पॉपुलेशन था, मुस्लिम आबादी थी उस समय भारत में, जो मुस्लिम आबादी थी, डियर ध्यान से सुनो, ऐसा कहते हैं कि 60% से ज्यादा आबादी ये वयस्क नहीं थी, क्योंकि उस समय वयस्क का जो एलिजिबिलिटी जो ईयर था, भाई एडल्ट किसे कहते थे, 24 वर्ष की आयु को एडल्ट कहते थे। आज जैसे एडल्ट 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, आजकल तो चिया लोग एडल्ट हो गए हैं, है ना, तो वहां से बड़े रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। हम लोग का उतना दिमाग नहीं चलेगा जितना उनका चल जाएगा। तो एडल्ट्री सिस्टम का एज धीरे धीरे घटता गया। पहले 24 वर्ष की आयु को एडल्ट माना जाता था, अर्थात जो 24 वर्ष का होता था उसको मत देने का अधिकार होता था। तो उस समय मुस्लिम जो आबादी थी वो 60% से ज्यादा आबादी 24 वर्ष की नहीं थी, इसलिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। ओके, याद रहेगा। इसीलिए संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा नहीं माना जाता, नोट करके लिखो। इसीलिए क्योंकि यहां वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। चूंकि यहां वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए संविधान सभा को संप्रभु संविधान सभा नहीं माना जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, चुनाव के आधार पर एक मंत्रिमंडल का गठन होगा। चुनाव के आधार पर एक मंत्रिमंडल का गठन होगा। जो स्वतंत्रता से पहले होगा। जो स्वतंत्रता से पहले होगा। चुनाव के आधार पर एक मंत्रिमंडल का गठन होगा जो स्वतंत्रता से पहले होगा।
जिसको हम लोग अंतरिम सरकार कहेंगे, ट्रायल गवर्नमेंट कहेंगे। जिसको हम लोग अंतरिम सरकार या ट्रायल गवर्नमेंट मानेंगे, माना जाएगा। मतलब आजादी से पहले एक सरकार का गठन होगा जिसको अंतरिम सरकार कहा जाता है। और अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आगे दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अंतिम सरकार से क्वेश्चन आता है, ठीक। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा। अगर अंतरिम सरकार क्या होता है अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, कोई भी डाउट है तो पूछो, एकदम बेझिझक पूछो ना, क्योंकि हम लोग अब आगे सिलेबस में बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये सारी चीजें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान को पूरा रट डालो ना, सबसे टफ सब्जेक्ट है पूरे एग्जाम का। जितना सिलेबस है ना उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैं आपको बराबर समय देखकर ना याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। नहीं आया, ठीक है, गुड, ठीक है आयुष। और क्या? और किसी को कुछ? प्रकाश, कुछ भी नहीं समझ में आएगा पूछना है बेझिझक, ठीक। और कोई? है, ठीक, हाँ ठीक, समझ गया समझ गया। और कोई? ठीक, हाँ ठीक। और कोई? पूछो पूछो पूछो। और किसी को डाउट नहीं है? हाँ चलिए ठीक, वेरी गुड, सुनते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रायल गवर्नमेंट क्या होता है? इधर देखो भाई, कॉपी को देख रहे हो, इधर उधर देखो। ट्रायल गवर्नमेंट क्या होता है? ठीक है, तो अब भारत के लिए संविधान बन चुकी है, संविधान सभा का गठन हो चुका है। संविधान सभा क्या करेगी? भारतीय संविधान को लागू करेगी, बनाएगी। तो जो आजादी से पहले, भारत 1947 में आजाद होगा, आजादी से पहले अब हम लोग ब्रिटेन के अधीन नहीं है, तो अब हमारे देश को कोई ना कोई सरकार चलाएगी। तो सरकार चलाएगी तो सबसे पहले क्या किया गया? एक ट्रायल तौर पर सरकार का गठन किया गया। इसीलिए इसमें लिखा गया लास्ट में कि आजादी से पूर्व एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, मतलब मंत्री के समूह का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? भारत को चलाना, सरकार को चलाना। तो ऐसी गवर्नमेंट जो इन्हीं में से जो चुनाव हुआ है, संविधान सभा के सदस्य के द्वारा क्या किया जाएगा? एक सरकार गठित की जाएगी। इसी को क्या बोलेंगे? ट्रायल गवर्नमेंट। ट्रायल मतलब जैसे कि प्रोटोटाइप होता है, जैसे कि आप लोग टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे ना, तो जैसे मान लो मोबाइल बनाते हैं, तो सीधा मोबाइल बना के मार्केट में लॉन्च नहीं कर देते। मोबाइल का एक डमी बनाते हैं, ट्रायल बनाते हैं, जिसको पहले चलाकर यूज करके देखते हैं। तो जब किसी चीज को इंप्लीमेंट करना है, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले का जो प्रक्रिया होता है वो ट्रायल कहलाता है। अब घर में जो सब्जी बना रहे हो, अब उसको हाथ में से निकाल के थोड़ा टेस्ट करके देखते हो, ट्रायल है, उसके बाद सर्व करते हो। और तो तुम बनाने के दौरान करते रहते हो, बीच बीच में वो यूनिट टेस्टिंग है, बीच बीच में मतलब हर एक लेयर में टेस्ट करते। ऐसे सब्जी को तोड़ोगे, देखो कीड़ा तो नहीं है, टेस्टिंग, ठीक। फिर उसको नमक पानी में डाल दोगे, क्योंकि कीड़ा का अंडा है तो मर जाए। अबे मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, ट्रस्ट मी, सब प्रोसेस पता है मेरे, ठीक है। तो उसके बाद कीड़ा मर गया, फिर यूनिट टेस्टिंग। अब उसके बाद उसको साफ पानी से धो लिया, फिर यूनिट टेस्टिंग। अब उसका सीधा गैस चालू कर दी, यूनिट टेस्टिंग। तो गैस जला के देख रहे हो गैस है कि नहीं, यूनिट टेस्ट। फिर कढ़ाई डाल दिए, सब्जी बना रहे ना वे हम लोग, कैसे करते हो तुम लोग? कढ़ाई डालने के बाद पहले तेल डालोगे, गर्म होगा, यूनिट टेस्टिंग। गर्म होगा तो उसमें एक तो मिर्ची डाल के देखोगे कि हुआ है कि नहीं, छोटा टुकड़ा या प्याज या लहसुन जो भी, या जीरा। अगर वो अच्छा से भुना आ रहा मतलब गर्म हो गया है तेल, यूनिट टेस्टिंग। सब ट्रायल है, समझ में आ रहा है? अब उसका तुम डाल दोगे क्या? पहले जीरा डालोगे, फिर वो आपका सरसों डालोगे, मान लो राई डालते हो तो तुम लोग,
कई लोगों को राई पसंद नहीं आता, हमको पसंद नहीं आता, हम नहीं डालते, कई लोग डालते, डाल दिए। अब उसके बाद क्या करोगे तुम, लहसुन डालोगे, प्याज डालोगे, उसको भूंजोगे, समझ में आ रहा है बात। फिर वो भूंजाएगा, उसके बाद उसमें मसाला डालोगे, फिर ग्रेवी बनाओगे। लल्हा टाइप मत करो, है ना। अगर मान लो तुम किसी सब्जी को बना रहे हो, उसको फ्राई करना चाहते हो, तो पहले तेल में उसको छानोगे, फिर उसमें डालोगे आपका ग्रेवी में, मस्त ला टपक गया तुम लोग का, दिख गया, है ना। और उसके बाद उसको क्या करोगे, पकने के लिए ढकोगे, नमक डालोगे, मसाला डालोगे, फिर उसका धनिया पत्ती, फिर पानी, फिर धनिया पत्ती, उसका मस्त प्लेट में निकालोगे, फिर टेस्ट करोगे कैसा बना है, मस्त बना है, फिर सर्व करोगे। यूनिट ट्रायल है ये। ट्रायल का मतलब सरकार गठित होने से पहले एक ट्रायल तौर पर सरकार बनी है, उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन कहने का मतलब है कि सभी प्रकार के संप्रदाय के लोग इसमें शामिल है, इसमें मुस्लिम भी शामिल है, इसमें आपका जनरल भी, सामान्य लोग भी शामिल है, और इसमें सिख भी शामिल है। तो ये चुनाव के आधार पर हुआ है। जब चुनाव के आधार पर कोई चीज होता है तो उसको सांप्रदायिक चीजें कहते हैं। अब कोई निर्णय लेना है, मान लो मैं एक अपना ओपिनियन रख दिया, वो कट्टरपंथी, मैं जो बोल दिया वही होगा, वो कट्टरपंथ का उदाहरण है। भाई मेरी बात को मानना पड़ेगा। जैसे किम जोन जो बोल रहा है वो मानना कट्टरपंथी संप्रदाय। और जब सांप्रदायिक बात हो रही है तो वहां सभी लोगों का ओपिनियन है, क्योंकि संविधान सभा में सभी वर्गों के लोगों को चुना गया। संप्रभु क्या होता है, तो स्वयं का प्रभु। जब आपको लगता है अपनिज भगवान है तो वो संप्रभु। और जब आप भगवान कब बनोगे, जब आपका नियम कानून होगा, आप अपने हिसाब से नियम कानून चला लोगे, तो संप्रभु। क्लियर। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं प्रभु। जब आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं इच्छ भगवान हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, वो संप्रभु। क्लियर है। और कोई डाउट था? वयस्क नहीं, वयस्क है भैया, एडल्ट। बर बिया होता है तो पहले एडल्ट सिस्टम चेक करते हैं, है कि नहीं। शादी की पहली योग्यता, वयस्क हुआ है कि नहीं। लड़की 18 साल की, लड़का कितना, 21। पहले क्या था, तू तो सब पता है यार, है भारी तू एनालिसिस करके रखी। अब बोल क्या बोल रही है। लड़कियों का 21 हो गया है, ज्यादा डिटेल पता है। अबे जिसका जब मन लगे शादी करो तुम लोग, कोई टेंशन नहीं, किसी को बताना मत। बस शादी से पूर्व भी एक शादी हो जाता है लोगों का, समझे। इधर सुनो तो लोग मुंह को मत बनाओ, ठीक। इधर देखो, मतलब वयस्क का मतलब क्या, जो वैधानिक चीज है उस करने का अधिकार आपको मिल जाए, वो वयस्कता है। अभी मान लो आप अपने घर में कुछ सुझाव दे रहे हो, ठीक, और आपको घर में वयस्क या फिर एडल्ट नहीं माना जा रहा है, तो आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पर आप कहीं ना कहीं एडल्ट्री मतलब एज को पार कर चुके हैं, तो आपकी बातों की वैल्यू होगी। वयस्क मतलब एक वैधानिक आपका कहीं ना कहीं बेटा समय सीमा होती है, जिसको वयस्क कहा जाता है। जैसे 18 वर्ष के बाद लड़के को क्या मान, सॉरी लड़का लड़की को क्या मान लेते हैं, एडल्ट। क्योंकि 18, गुड मॉर्निंग बेटा, 18 वर्ष के बाद ऐसा कहा जाता है ना कि आपको मत देने का अधिकार है। वोट डाले जाते हो, भगा देंगे मार पीट के, तुम लोग 10 साल में पहुंच जाओगे, मेरे कोई 500 दो, मैं भी वोट दूंगा, पटाख से मारेंगे चेती में, लाल भाग, ऐसे होता है ना। अरे यार समझते नहीं। एडल्ट किसको बोल रहा हूं, 18 वर्ष। अभी के टाइम में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया वो वोट दे सकता है, उसकी बोलते हैं वयस्क मताधिकार। क्लियर। और कोई हिंदी समझ नहीं आता क्या, इंग्लिश मीडियम वाली है तो है, तो बोला कर, मेरे को इंग्लिश नहीं आता फिर भी बोलूंगा मैं, बोला करना भाई, मैं बोलूंगा ना यार जितना है। और कोई डाउट है पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अभी 20-25 मिनट और पढ़ाऊंगा, तुम पहले पूछूंगा बेटा। हो गया पूरा, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन सब। अबे घूर के मत देखना, बता दे रहा हूँ तुम लोग को। हाँ घूर के देखता कोई पसंद, लटपट में तो पूजा पाठ करके ठीक क्या हो, अपने आप भारी नजर लग गया था मेरे को भाई। बताओ यार, समझ में आया डियर? मस्त पढ़ाता हूँ मैं। अबे तुम लोग नहीं जानते हो। हाँ जी, 73 हिंदू नहीं थे बेटा। ये देख, जैसे आज जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई नेता का नाम बताओ। अबे तुम्हारे मोहल्ले पार्षद कौन है, वो पता है कि नहीं? नहीं पता है। माँ कसम जिंदा क्यों है तो है। पार्षद का, रायगढ़ विधायक का नाम बता।
पता है कि नहीं, फोटो देख लेना जहाँ के लगा है नीचे में, विधायक के साथ मेरा छोटा भाई जो अवार्ड ले रहा है उसको देखना। हाँ ओपी चौधरी, ठीक ठीक जान रहा है भाई। अब ओपी चौधरी क्या है, रायगढ़ का नेता है ना। अब वो किसी ना किसी पार्टी से तो है, कौन सी पार्टी से, कांग्रेस है। अबे सही में सब चीज में थोड़ा रुचि रखो, बीजेपी से है ना, ठीक है। तो बीजेपी क्या है बेटा, एक राजनीतिक पार्टी है। तो राजनीतिक पार्टी बीजेपी क्या देख रही है कि नहीं, ओपी चौधरी पटेल है, वो पटेल है तो हम लोग नहीं देंगे उसको, सीट नहीं देंगे। पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में कोई भी सदस्य हो सकता है, या तो हिंदू हो सकता है या तो मुस्लिम, पर उस समय सामान्यतः मुस्लिम लीग में सभी मुस्लिम थे। कुछ समझ में आया क्या बोला चाह रहा हूं। एक राजनीतिक पार्टी मैं बनाता हूं, मान लो स्वराज पार्टी आज बना दिया है ना, जैसे आम आदमी पार्टी बना। अब उसमें जो भी शामिल होना चाहे, चाहे हिंदू शामिल हो, चाहे मुस्लिम शामिल हो, चाहे सिख शामिल हो, चाहे ईसाई शामिल हो, चाहे कुछ और शामिल हो जाए, सतनामी शामिल हो जाए, ठीक है, कोई भी शामिल है, जिसको मेरी विचारधारा पसंद आएगी वो मेरे से शामिल होगा। तो पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग, उसमें सदस्य जो है वो या तो हिंदू हो सकता है, या तो मुस्लिम हो सकता है, या सिख हो सकता है। पर सीटों का आवंटन उस समय हुआ तो सिखों को 4 सीट मिला है ना, मुस्लिम लीग को 79 सीट मिला। तो स्पेसिफिक वो मुस्लिमों को रिजर्व था, समझो, ठीक है। पर पार्टी में कोई भी सदस्य हो सकते हैं। और कुछ पूछना है, समझ में आया बेटा का, ठीक। और कुछ, हाँ सबको समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए प्रकाश कोई डाउट है पूछ लो ना, सबको समझ में आ रहा है भाई, ठीक। अभी टाइम कहाँ हुआ है भाई, अभी तो 10 ही बजा है ना। तुमको बताऊं, मैं अपना एफिशिएंसी बता रहा हूं। एक बार ना मैं ना 6 सेम का पेपर दिया, 6 सेमेस्टर का, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है। और भाई मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है ना। तो उस समय मेरे जीवन में एक गजब का घटना घटा, ठीक है। रात को नींद आना छूट गया और कुछ कुछ हुआ, समझे, रात भर सोते नहीं थे, फोन में बात करते थे तो सोएंगे कहां से, समझ में आ रही। तो 6 सेमेस्टर में होता था 6 पेपर, और 6 पेपर में मैंने 2 पेपर दिया ही नहीं, देने ही नहीं गया। कुछ घटना घटना लाइफ पे, सब उतार चढ़ाव, 2 पेपर देने ही नहीं गया। सीखा कैसे हो ये बता रहा हूं बेटा तुमको, है ना। तो मैं देखो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं 5 पेपर में फेल हुआ हूं, ये घटना को कई बार बता चुका हूं, रिजल्ट दिखाऊंगा मेरा। फिर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दिया, तब मेरे को ये समझ में आ गया था कि दुनिया बेवकूफ है और लोगों को बेवकूफ बनाना है, मतलब कॉपी भर कर आना है, नंबर लेकर जाना है। तो दूसरे सेमेस्टर में जब पेपर दिया तो पहले सेमेस्टर का 4 और दूसरे सेमेस्टर का 4, टोटल 8 पेपर निकला, 4 बच गए। तीसरे में 10 पेपर एक साथ निकाल दिया, तीसरा का 6 और पुराना 4। फिर वो ऑल क्लियर होने लगा, है ना। फिर मैं रणछोड़धार छाछड़ बन चुका था, 3 इडियट वाला, समझ में आ रहा है, रैंचो बन चुका था। अब 6 सेमेस्टर में पहुंचा ना, तो 6 सेमेस्टर में 2 पेपर देने ही नहीं गया। कुछ कुछ हुआ मेरे लाइफ में ट्रेजेडी, तो जिसके कारण मैं क्या किया, पेपर देने ही नहीं गया। जाते थे टपरी में बैठते थे, चाय पानी पीकर वापस आ जाते थे, 2 पेपर देने, नहीं मन नहीं कर रहा, नहीं जाऊंगा, एटीट्यूड है, समझ में आ रहा है बात। अब जब 7 सेमेस्टर पहुंचा ना, तो 8 पेपर एक साथ दिया, 7 का 6 और 6 का 2, फेल हो गया हूं इसमें मैं। अब इस 6 में सॉरी इस 8 पेपर में मेरा 7 पेपर निकला, 1 पेपर रुक गया बेटा, कंप्यूटर ग्राफिक्स। समझ में आया बात, निकला ही नहीं। अब मेरा माथा खराब हो गया, क्योंकि जब ना आपकी जिंदगी आपकी लेना शुरू करेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि डर क्या होता है। अभी तक आपने डरा नहीं है। मेरे को पहली बार जीवन में डर लगा कब, जब 2012-13 की बात कर रहा हूं। 12 में मेरा 7 सेमेस्टर चल रहा था, और 7 सेमेस्टर में मैं 6 पेपर दिया 7 का, और 2 पेपर दिया पुराना 6 का, जिसमें 1 निकला, 1 रुक गया, 6 का ही 1 रुक गया, ग्राफिक्स, समझ गए। अब 8 सेमेस्टर जो फाइनल है, अगर मैं 8 में
जो लास्ट सेमेस्टर है, अगर इसमें मैं 6 पेपर में पास नहीं होता हूं तो पार, और एक पुराना नहीं निकालता हूं तो मेरे को इंजीनियर बनने के लिए 1 साल डिटेन कर दिया जाएगा। मतलब जो मेरा इंजीनियरिंग 4 साल का होता था वो अब 5 साल का हो जाएगा। मतलब 1 साल मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, है कि नहीं भाई? 1 साल बर्बाद हो जाएगा, मतलब खत्म। 1 साल बोल रहा हूं ना, 3 महीना नहीं बोल रहा हूं। बैक पहले लगता था 3-3 महीना का लगता था, पर ये 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चलता है। अब डर लगे, धक 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 धक, क्योंकि मेरे को पता है कि 6 निकल जाएगा। ये रोक के रखा है, मतलब यही नाटक करेगा। तो ना 6 पेपर सक्सेसफुली दिया, और एक पेपर को ना 3 दिन का छुट्टी था, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा भाई, 3 दिन का गैप था। पेपर दे के आया हूं, 8 खत्म हुआ, 6 का सप्ली दे रहा हूं, मतलब आपका बैक पेपर दे रहा हूं। 3 दिन तक विश्वास मानिए, पेपर दे के आया हूं, उसके बाद 3 दिन तक जो बैठा हूं उठा ही नहीं। मतलब बिस्तर में रात दिन एक करके पढ़ दिया मैं, क्योंकि इतनी जोर से फटी थी। जब डर लगता है ना बाबू, मरता क्या ना करता वाला हिसाब। हालत बैंड हो गया था मेरा, क्योंकि उसके बाद दुनियादारी ये सब कोई काम नहीं आता है ना। 1 साल पापा का सपना टूट जाएगा, क्या मुंह दिखाऊंगा पापा को? भाई इंजीनियर बनूंगा बोल के तो पढ़ लिया मैं, अब 4 साल का इंजीनियरिंग 5 साल में करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगा भैया। और मेरे को आगे बढ़ना था, मेरे को टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो 3 दिन तक विश्वास करेंगे आप, 3 दिन तक पूरा पढ़े, पूरे आंखें फूल गई थी मेरी। जब पेपर देने गया तो साला जितना पढ़ा था उसमें से एक ठो भी नहीं आया। पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के गया था, पूरा थ्योरी पेल दिया, पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के गया था, कुछ नहीं आया न्यूमेरिकल। हालत बैंड हुई थी भाई अच्छे से। आधा घंटा तक तो पूरा एकदम रो रहा था, लाल हो गया था। वहां तो लाइट गोल, गर्मी का महीना, पसीना पागल। मैडम थी नमिता सरकार, ड्यूटी कर रही। मैडम को देखा, हसरत भरी निगाहों से, मैडम कुछ तो कर दीजिए, पास हो जाओ बेटे के। समझ में आ रहा है? जैसे तैसे गया, बाथरूम गया, 2 क्वेश्चन लेके आया जुगाड़ करके, कैसे भी करे 2 क्वेश्चन को लिखा। मैडम कुछ नहीं बोली, देख रही थी आंखें में। साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, समझे, पर अपनी मंजिल को पाना है। तुमको कोई नहीं पूछेगा नौकरी कैसे मिला, कभी नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेंगे कौन सी नौकरी करते हो, याद रखना। हमने सीखा है सारी चीज, बेंगलोर में रहते थे ना, तो बताऊंगा स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी हमारी। भाई तुम 5-5 हजार लोगों के बीच में तुम्हारा कंपटीशन है, 5,000 लोगों का एक साथ बल्क ड्राइव हो रहा है, उसमें तुमको अपने आप को सेलेक्ट करवाना है, तो कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा ना। दिमाग लगाओगे नहीं तो काम नहीं कर पाओ। 2 क्वेश्चन जैसे जैसे लिखा, उसका फेंक फाक के भर भर के आया। थ्योरी था भाई, जो भी लिखो चल जाता है। सप्ली वप्ली लेके बकायदा पूरा लिखा, भरना है मतलब भरना है बोल के रो डाला था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाग गया बेंगलोर। रिजल्ट से पहले मेरा दोस्त फोन किया था, भाई तू इंजीनियर बन गया यार बोल के फोन किया। रिजल्ट आया तो पास हो गया, ले देख 32 नंबर, 28 पासिंग था, 32 से पास हो। ऐसे किस्मत ना, जब लेना शुरू करता है तो लेता है बेटा, उसमें फिर कोई नहीं बचा सकता। तो समय की मार से बचना है तो अपने आप को अनुशासित करके चलना पड़ेगा। मैंने एफर्ट लगाया तो मेरा हेल्प हुआ, ये बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं 3 दिन तक आराम से लीला लीला ला ला करता ना, पार हो जाता हूँ। वो फिर ना ब्रह्मांड भी मदद नहीं करता है। तो आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप ना अपना पूरा जी जान लगा के कोई भी काम को करें, कोई भी काम में ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलते जाएगा। हेजिटेट होना नहीं है, और ना ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। आप 100 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो बड़ा मतलब नाच किया करो, खुश रहा करो कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूं। एकदम मतलब एकदम वो नहीं होना है, अपने आप को तुच्छ नहीं मानना है, तो किसी से कंपेयर नहीं करना है। पैशन से रहो। पैशन मतलब समझते हो, पैशन का मतलब ही ना अलग होता है, अपना एटीट्यूड अलग बना के रखा करो, समझ गए? और कमाओ बेटा, जीवन में कमाओ, क्योंकि खर्च करना है। खर्च करने से पहले कमाना जरूरी, तब तो पैशन से खर्च करोगे। अब कहीं जा रहे हो, किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं, वो समोसा खिलाएगा तो मैं खाऊंगा टाइप का, बहुत बेकारी जिंदगी है, बता रहा हूं। हमारा एटीट्यूड तो ऐसा, कहीं भी जाएंगे तो भैया चल तू खा, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा हम करेंगे, ऐसे रखना है भैया। तो थोड़ा सा वो चीज कैसे आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी घटना है बेटा। बस मैं इतना बता रहा हूं कि हम जब बैठते हैं सुबह 7 बजे तो रात को 7 बजे तक पढ़ देते हैं, 12 घंटा। ये हमारा स्टेमिना है, ये हमारा पेशेंस।
झूठ नहीं बोल रहा हूं। और रात को 7 बजे बैठे तो सुबह 5 बजे तक पढ़ गए, पता ही नहीं चलेगा समय, तुमको पता ही नहीं चलेगा। मूवी देखते हो 3 घंटा कहाँ जाता है पता चल जाता। तो इंटरेस्ट आना चाहिए, पैसा, जुनून होना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। तुमको क्या लग रहा है तुम काम नहीं करोगे क्या? भाग नहीं सकते बेटा, काम करना पड़ेगा। डिसाइड तुमको करना है काम कैसा करना है, चॉइस इज योर टोटल। काम करना पड़ेगा तुमको, घर में रसोई संभालना पड़ेगा तुमको, जाके कोई भी काम करना पड़ेगा। खेती किसानी करोगे, खेती किसानी के लिए जाओगे, या कहीं मजदूरी करो, मजदूरी करने जाओगे, कहीं ऑफिस में काम करोगे, ऑफिस में जाओगे, कहीं भी जॉब करोगे तुमको वहां जाके 8 से 10 घंटा देना पड़ेगा। तो ये है, डिसाइड कर लो। अभी कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास, परिवहन आरक्षण, बेहतरीन ऑप्शन था, पता है, सारे क्वेश्चन इजी थे, बहुत मस्त पेपर था भाई परिवहन आरक्षण। मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि काश मैं दे दिया रहता, छोड़ छाड़ पढ़ाई पढ़ाने वाला छोड़ के भाग जाता, एक आरक्षक बन के बैठा। ऐसा मेरे को पहली बार फील हुआ। आज तक मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दिया मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद मैं छोड़ दिया, देना ही। रेलवे हुआ उसके बाद पेपर ही नहीं दिया। पहली बार लगा पेपर देख के इसमें साला टॉप कर दिया रहता मैं, क्योंकि पढ़ के जाता, 1 महीना भी पढ़ता मैं तो बहुत कुछ कर लेता, पढ़ा ही नहीं, दिया ही नहीं। मेरा बस इतना कहना है कि अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, उसके लिए तैयार रहो। और आप किसी भी ड्रीम को देखो ना, किसी भी मतलब ना, किसी भी अपने इंस्पिरेशन को देखो, वो कैसा काम करता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति तो उठा के देखो, जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, ये यूनिवर्सल इंस्पिरेशन है लोगों का, है ना, बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है। मतलब ये हाईलाइट हुआ, इसके ऊपर मूवी बनी ना, इसलिए वो तब देखो ना यार बेटा, उसका जर्नी देखो ना। एमएचडी क्या करता था, स्कूल में था, पेपर देता था, पेपर को 2.5 घंटे में खत्म करता था, 2 घंटे में खत्म करता था, भाग भाग के स्टेशन जाता था, ट्रैवल करता था, फिर आपका कहीं ना कहीं जो ट्रायल देने जाता था, वहां से जर्नी शुरू हुई। जैसे तैसे करके वो रणजी फर्जी खेला। एक बार तो उसके नाम से पोस्ट आया था, डाक वाला ला के नहीं पहुंचाया था उसको, बाद में पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया और उसका डेट चले गया था। तो उन लोग दोस्त लोग गाड़ी करके गए रातों रात जीप में। अब पहुंचते तक क्या हुआ, फ्लाइट छूट गया था, स्टेशन पहुंचते तक। सोचो कितना जोर से तुम्हारा जी जलेगा। तुमको पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुमको नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तुमको पता ही नहीं चला है, तुम्हारा नाम आ गया लिस्ट में। अब पता चला तो 1 दिन बचा है, तुमको जाना है मुंबई, 1 दिन में कैसे पहुंचू? एक उदाहरण दे रहा हूं, नहीं पहुंच पाए तो जीवन भर कोसोगे। हमारे एक दोस्त था, उसका मतलब पीएससी में इंटरव्यू था, इंटरव्यू देने जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, गए ही नहीं, जा ही नहीं पाए। आज तक रोता है कि आज भाई उस दिन इंटरव्यू में बैठ जाता, आज मैं कोई अधिकारी बन के रहता हूं। तो किस्मत है वो, किस्मत है वो। अब वो उतना स्ट्रगल करने के बाद ले देके एक तो रेलवे में नौकरी पा गया, टीटी का। पर रोज उसका छाती जले कि भाई मैं टीटी बनने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है कि वो कौन है। तुमको भी पता चल जाएगा एक टाइम के बाद कि तुम कौन हो, तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है। तुम किसी बड़े चीज के लिए अगर पैदा हुए हो, तुम्हारे को लग रहा है कि नहीं भाई मैं इससे ज्यादा चीज डिजर्व करता हूं, तो तुम कभी, अब जैसे तुम्हारा खाने का एब्सेंटी 6 रोटी खाने का तुम्हारा एब्सेंसी है, अब तुमको रोज 2 रोटी दे रहे हैं, तुम उससे सरवाइव कर रहे हो सिर्फ, और तुम उससे नाखुश हो सिर्फ, वो तुमको अच्छा ही नहीं लगेगा। एक दिन तुम क्या करोगे, सब चीज को छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, बोलोगे नहीं होगा। यही काम इसके साथ हुआ, बैठा था स्टेशन, सोच रहा था करूं क्या करूं, नौकरी छोड़ दे। नौकरी मिलना मजाक बात थोड़ी है भैया, हाँ, वो भी रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, हाँ, छोड़ दू कर रहा है। अब स्टेशन में बैठ के भाग गया, ट्रेन दिखा उसको, ट्रेन में बैठ के भाग गया, छोड़ दिया सब चीज। तो उस बीच में जो बेगारी काटा, 2 साल 3 साल जो रेलवे का जॉब किया, वो वहां पर वो 2 साल 3 साल जो पेशेंस रखा, वो कितना दिन वो रोया होगा सोचो।
जो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो सकता था उसको इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचा नहीं वो, और वो क्या कर रहा है, रेलवे की नौकरी कर रहा है और एक सरकारी क्वार्टर में रहता था मूवी में जैसे दिखाया गया, छोटा सा वहां किचन, छोटा सा रूम। तो उसको कैसा लगता होगा भाई? तुम डिजर्विंग पर्सन हो, तुमको चीज ना मिले, मान ली तुम अच्छा गाना गाते हो, तुमको मौका नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा इंसल्ट है बेटा। उसमें आदमी और घुट घुट के जीते। उतना पेशेंस रखने के बाद फिर नौकरी छोड़ने के बाद, और नौकरी छोड़ने के बाद फिर बेगारी काटा होगा क्योंकि जेब में पैसा नहीं आ रहा, और घर में अलग था ना, उसके पिताजी अलग बोल रहे, तुम इतना बड़ा डिसीजन ले लिए माही, पर तुम अभी तक मेरे से पूछे तक नहीं। तो कुछ निर्णय अपना खुद लेना पड़ता है। हर चीज माता पिता के ऊपर आश्रित रह के नहीं, तुमको लग रहा है हर चीज वो नहीं समझेंगे, लेना पड़ गया। तो फिर समय आया, इंडियन क्रिकेट टीम में मौका मिला, अब पहले ही मैच में रन आउट हो गया, खत्म हो गया कहानी। ले देकर तो मौका मिला, उसमें भी रन आउट हो गया। फिर दूसरे मैच में आया, फिर बताया दुनिया को कि कौन है MSD महेंद्र सिंह धोनी। तो ये तुम्हारी कहानी है बेटा, हर एक पर्सनालिटी में MSD है, याद रखना, ठीक है। हमको कोई शौक नहीं है इतना समझाने का, हमको कुछ लाभ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, तुम इस कोचिंग के बाद मेरे को एक दिन भी याद नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, ये मेरा अनुभव है 8-9 साल 10 साल का। कोई बच्चा क्या करता था, सर मेरे को आपका ना फोटो में रखा हूं, घर में पूजा करता हूं, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट रहे जिन लोग बोलते और सही में रखते थे। बता रहा हूँ कॉलेज में, सर मैं आपका फोटो रखा हूं, मैं उसको पूजा करता हूँ, ऐसे लोग भी थे, पर आज तक कभी फोन नहीं किया। तो भाई उन लोग ये रिस्पेक्ट करते, डजंट मैटर, पर वो अपनी लाइफ में व्यस्त है, हम अपनी लाइफ में व्यस्त है। कहीं ना तुम किसी के लिए थोड़ी ना बैठे रहोगे यार। तुम्हारा अभी क्लोज फ्रेंड भी होगा कोई, मान लो तुम लोग 4 लोग जाके चाय पीते, पर चारों अलग अलग जगह में रहोगे, एक साथ कभी नहीं मिलोगे। तो यहाँ खुद की लड़ाई लड़नी है, याद रखना। यहाँ तुम भले रूम पार्टनर या क्लासमेट या बैचमेट या फिर कहीं ना कहीं गाड़ी पार्टनर, गाड़ी शेयर करके आते होगे, पैदल पार्टनर पैदल शेयर करके आते होगे, पर वो सिर्फ इसी समय के लिए है ना, समय निर्धारित है। तुमको खुद की लड़ाई खुद लड़नी है, तो तुमको उस लायक प्रिपेयर होना पड़ेगा। बी अवेयर बियॉन्ड दिस पॉइंट बेटा, याद रखना। इस समय में अगर जो बच्चा अगर सीरियस नहीं है, उसका समय अंधकार का है, याद रखना। पढ़ लो, रगड़ के मेहनत कर लो, सक्सेस को पा जाओ, और उसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा ना। तुम कहाँ उलझे हुए हो यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना मेहनत करना है। अब इंडियन क्रिकेट टीम में उसको शामिल करना है, तो उसको पता था कि मेरे को कितना घंटा प्रैक्टिस करना है। तुमको पता रहना चाहिए कि तुमको कितना टाइम पढ़ना है, और एक खुद का इंटरेस्ट से आएगा ना, इसको कोई ला नहीं सकता, ठीक है। समझ गया बात, जाओ छुट्टी, मेहनत करो बेटा, पॉजिटिव रहो, है ना। नोट्स वगैरह बनाओ, पूरा रट डालो, एक एक पॉइंट को बढ़िया से आपको लिखाया गया है, हर एक पॉइंट को रट लो, है ना।